नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। कोविड सुरक्षा नियमों के बीच अनेक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई महीनों के बाद स्कूल फिर से खुले। देश भर में 64 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.51% हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाइडेन ने आतंकवादी गुट इस्लामिक स्टेट खोरासान को चेतावनी दी, अमेरिका की कार्रवाई अभी समाप्त नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम तथा क्षेत्र और विश्व में इसके असर पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 4 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद पर स्मारक सिक्का जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के बैंक खातों में 8,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई। देश में इस वर्ष अगस्त में यूपीआई के जरिए 355 करोड़ डिजिटल लेन देन किए गए। और टोक्यो पैरालंपिक में सुयश नारायण जाधव पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी के फाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 16 अगस्त से विशेष क्विज कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगी। इंडिया पोस्ट इस कार्यक्रम के प्रसारण में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। कल पूछे गए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न था कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने होम रूल मूवमेंट, स्वराज्य और स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। तिलक ऐसे पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने भाषाई राज्यों के गठन की परिकल्पना की। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में श्रोताओं से उत्तर प्राप्त हुए और क्विज के भाग्यशाली विजेता रहे अरुणाचल प्रदेश के रेटर मिरो। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा नाम रेटर मिरो है। मैं अरुणाचल प्रदेश की ओर से अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का शुक्रिया अदा करता हूँ। अरुणाचल प्रदेश की आजादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। उनमें से कुछ स्वतंत्रता सेनानियों का नाम है श्री मोजी रिबा और श्री मातमुर जामो। मैं देशवासियों को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव की अनेकों शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अमृत महोत्सव का अगला सवाल सोमवार 6 सितंबर को पूछा जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में हिस्सा लेकर भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएं। कोविड सुरक्षा नियमों के बीच दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मेघालय सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल आज से फिर खुल गए हैं। कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण पिछले लंबे समय से केवल ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही थी। दिल्ली में 50% क्षमता के साथ आज से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुल गए हैं।
छठी से 8वीं तक की कक्षाएं 8 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। सवेरे और शाम की पारियों के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतराल रखा गया है। कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी आज से फिर खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश में 1ली से 5वीं तक और मध्य प्रदेश में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ आज से खुल गए। तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेज आज से फिर खुल गए हैं। कॉलेजों में छात्रों के जल्द से जल्द टीका लगाने के लिए टीकाकरण शिविर भी लगाए जा रहे हैं। मेघालय में भी सभी शिक्षण संस्थान आज से खुल गए हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री लखमेन डेम्बोई ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को खोला जाना एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि ये पिछले 1.5 वर्ष से बंद थे। देश भर में कल एक दिन में सर्वाधिक 1 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। एक सप्ताह में ये दूसरी बार है जब 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 65 करोड़ 41 लाख से अधिक टीके लगाए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोविड के रिकॉर्ड टीके लगाने की सराहना की है। ट्वीट संदेश में श्री ठाकुर ने कहा कि दैनिक आधार पर टीकाकरण कराने वालों की संख्या कई देशों की जनसंख्या से दुगुनी और तिगुनी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 33,964 मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.51% है। अब तक 3 करोड़ 19 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। कल 41,965 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। वर्तमान में करीब 3,78,000 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। संक्रमण की दर 1.15% है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 64 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 5 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष हैं। हिमाचल प्रदेश 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड का पहला टीका लगाने वाला देश का प्रथम राज्य हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। वे सोमवार को राज्य के लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। उधर मध्य प्रदेश में इंदौर देश के 10 लाख से अधिक की आबादी वाला पहला जिला हो गया है, जहां 100% लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर में 28,07,559 व्यक्तियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे पार करते हुए 31 अगस्त को शाम 6 बजे तक कुल 28,08,212 व्यक्तियों को कोविड टीके की प्रथम खुराक दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर की जनता को बधाई देते हुए कहा कि इंदौर ने कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में इतिहास रचा है। इंदौर नगर निगम ने टीकाकरण अभियान में अहम भूमिका निभाई है। पूरे अभियान में नगर निगम इंदौर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्लामिक स्टेट खुरासन ISIS को चेतावनी दी है कि उसके खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। श्री बाइडेन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका ऐसे गुटों की तलाश करके उन्हें उचित दंड अवश्य देगा। श्री बाइडेन ने ये संबोधन अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पूरी होने के बाद किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश अफगानिस्तान और अन्य देशों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। We will maintain the fight against terrorism in Afghanistan and other countries. We just don't need to fight a ground war to do it. We have what's called over-the-horizon capabilities, which means we can strike terrorists and targets without American boots on the ground, or very few if needed. We've shown that capacity just in the last week. We struck ISIS-K remotely, days after they murdered 13 of our service members.
dozens of innocent Afghans. And to ISIS-K, we are not done with you yet. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कल अफगानिस्तान की हाल की घटनाओं और क्षेत्र तथा विश्व पर उनके प्रभाव के बारे में विचार विमर्श किया। टेलीफोन पर बातचीत में दोनों नेताओं ने स्थिर और सुरक्षित अफगानिस्तान के महत्व पर बल दिया और भारत तथा यूरोपीय संघ की इस बारे में संभावित भूमिका पर विचार किया। विदेश मंत्री जयशंकर कल 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। ये देश हैं स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क। स्लोवेनिया में वे विदेश मंत्री आंजे लोगर के साथ बातचीत करेंगे। स्लोवेनिया में डॉ जयशंकर को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस यात्रा से स्लोवेनिया, क्रोएशिया, डेनमार्क और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कोविड सुरक्षा नियमों के बीच अनेक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई महीनों के बाद स्कूल फिर खुले। देश भर में 64 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.51% हुई। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमरीका को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाइडेन ने आतंकवादी गुट इस्लामिक स्टेट खुरासान को चेतावनी दी, अमरीका की कार्रवाई अभी समाप्त नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम तथा क्षेत्र और विश्व में इसके असर पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 4 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद पर स्मारक सिक्का जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के बैंक खातों में 8,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई। देश में इस वर्ष अगस्त में यूपीआई के जरिए 355 करोड़ डिजिटल लेन देन किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 125 रुपए के विशेष स्मारक सिक्के जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के जरिए भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के प्रचार में अग्रणी योगदान दिया। स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की थी, जिसे हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पौष्टिक आहार किफायती दरों पर मिलना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को स्थानीय स्तर पर ही सुलभ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 8,800 करोड़ रुपए गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के खातों में सीधा भेजा गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण माह शुरू होने पर नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने कहा कि संपूर्ण स्वस्थ रहने की सदियों पुरानी भारतीय परंपरा आज वैश्विक जीवन शैली बन गई है। उन्होंने कहा कि देश में आयुर्वेद बाजार 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। होलिस्टिक वेलबीइंग और ग्लोबल हेल्थ के मार्केट साइज को अगर देखें तो आज ये समझ में आता है कि वर्तमान का आयुर्वेद का मार्केट साइज 1 लाख करोड़ रुपया है। जो इकोनॉमिक फोर्स है एक मार्केट के पीछे, वो कई बार डिटर्मिन करती है कि कंज्यूमर किस ओर खींचा जाएगा। देश में इस वर्ष अगस्त में यूपीआई के माध्यम से 355 करोड़ डिजिटल लेन देन हुए हैं। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के अनुसार 6,39,000 करोड़ रुपए से अधिक के डिजिटल लेन देन हुए। इस साल जुलाई में 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कुल 324 करोड़ लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई एक मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से बैंक खातों से लेन देन किया जा सकता है। और अब टोक्यो पैरालंपिक की खबरें खेल डेस्क से।
टोक्यो पैरालंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी, तैराकी, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। तैराकी में पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के फाइनल में सुयश नारायण जाधव डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। निशानेबाजी में मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल प्रोन के क्वालिफिकेशन दौर में अवनी लेखरा 27वें, सिद्धार्थ बाबू 40वें और दीपक 43वें स्थान पर रहे। बैडमिंटन में मिक्स्ड डबल्स के ग्रुप बी में इस समय प्रमोद भगत और पलक कोहली की जोड़ी का मुकाबला फ्रांस के लुकास माजुर और फाउस्टाइन नोएल की जोड़ी से चल रहा है। महिला सिंगल्स के ग्रुप ए में पलक कोहली जापान की अयाको सुजुकी के साथ खेलेंगी, जबकि एक अन्य मुकाबले में पुरुष सिंगल्स के ग्रुप ए में प्रमोद भगत और भारत के ही मनुज सरकार आमने सामने होंगे। पुरुषों की डिस्कस क्लब थ्रो के फाइनल में अमित कुमार और धर्मवीर पदक के लिए अपना दमखम दिखाएंगे। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 10 पदक के साथ 33वें स्थान पर है। चीन पहले, ब्रिटेन दूसरे और रूस पैरालंपिक कमेटी तीसरे स्थान पर है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आज का संस्कृति संदेश, जो आधारित है गजलकार दुष्यंत कुमार पर। यूं तो गजल कहने की रवायत उर्दू में रही है, लेकिन आजकल हिंदी में भी गजलें खूब कही जा रही हैं और मकबूल भी हो रही हैं। हिंदी में गजल को शिखर तक पहुंचाने में दुष्यंत कुमार की भूमिका सराहनीय रही है। वे दुष्यंत कुमार ही थे जिन्होंने हिंदी गजल की रचना कर इसे विशेष पहचान दिलाई। दुष्यंत कुमार का जन्म 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के गांव राजपुर नवादा में हुआ था। उनका पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने आकाशवाणी भोपाल में सहायक निर्माता के रूप में कार्य किया। उन्होंने साहित्य की कई विधाओं में अपनी कलम चलाई। उनका लिखा गजल संग्रह साए में धूप बहुत लोकप्रिय हुआ। दुष्यंत कुमार की गजलों में उनके समय की परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। समाज में पनप रही संवेदनहीनता और मानवीय संवेदनाओं की गिरावट पर वे कहते हैं, इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। भ्रष्टाचार का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटने तक सना है। दुष्यंत कुमार का मानना था कि अगर साहस के साथ मुकाबला किया जाए तो कोई शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। या फिर वे कहते हैं, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार आम आदमी के कवि थे। उन्होंने आम लोगों की पीड़ा को अपनी गजलों में व्यक्त करते हुए लिखा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार ने बहुत कम समय में वह लोकप्रियता हासिल कर ली थी जो हर किसी को नहीं मिलती, किंतु नियति के क्रूर हाथों ने केवल 42 साल की उम्र में उन्हें हमसे छीन लिया। 30 दिसंबर 1975 को हिंदी गजल का ये नक्षत्र हमेशा के लिए अस्त हो गया। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर 75 कड़ियों वाले कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है।
हमारे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रत्येक बुधवार को शाम 4:45 बजे इसका प्रसारण किया जा रहा है। आज के एपिसोड में आज हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे महान तमिल योद्धा बुलितेवन की। 1 सितंबर 1715 को जन्मे बुलितेवन शुरुआती दौर के उन लोगों में रहे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया। तत्कालीन तमिल इलाके के 77 पॉलीगर यानी स्थानीय सरदारों में से एक थे बुलितेवन। इस इलाके को आज तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिले के नेलकट्टुम सेवल इलाके के रूप में जाना जाता है। बुलितेवन वहां के बेहद शक्तिशाली योद्धा थे। सदी के आखिरी दिनों में दक्षिण भारत के शक्तिशाली विजयनगरम साम्राज्य के विघटन के बाद पल्लम का शासन कायम हुआ। इन नायकों और पॉलीगरों ने मुगल जागीरदार आरकॉट के नवाब की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। अपने इलाकों के वे स्वायत्त शासक रहे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब से कर वसूल करने का अधिकार हासिल किया तो पॉलीगरों ने ब्रिटिश अधिकार को भी मानने से इनकार कर दिया। जाहिर है कि कंपनी इससे नाराज हो गई और इसे पॉलीगर विद्रोह का नाम दिया। कंपनी के साथ पॉलीगरों का युद्ध शुरू हो गया जो करीब आधी सदी तक चला। उस दौर में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले महान पॉलीगर योद्धाओं में बुलितेवन प्रमुख योद्धा थे। ब्रिटिश सेना को बुलितेवन ने पहली बार 1755 में चुनौती दी। तब ब्रिटिश कर्नल अलेक्जेंडर हेरोन ने पश्चिमी तमिलनाडु पर हमला किया था। नेलकट्टुम सेवल में बुलितेवन के किले में ब्रिटिश तोपें नाकाम रहीं। बुलितेवन ने अंग्रेज शिविरों की जासूसी भी कराई जिससे उन्हें लगातार खुफिया जानकारी मिलती रही। बहादुरी से किले की रक्षा करने से बुलितेवन की प्रतिष्ठा बुलंदियों पर पहुंच गई और उसका असर ये हुआ कि पश्चिमी पॉलीगरों ने उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। इससे बुलितेवन को विदेशी शासन के खिलाफ मजबूत किलाबंदी करने में मदद मिली। पड़ोसी त्रावणकोर के महाराजा के साथ गठजोड़ के लिए तेवन ने अपने अनूठे कूटनीतिक कौशल का उपयोग किया। अंग्रेजी सेना 6 साल तक इस इलाके पर कब्जा नहीं कर सकी। வளர்ந்தது பகையோட நின்று இங்கு தொடங்குது சரித்திரம்। बाद में अंग्रेजों ने नए आसामी की नियुक्ति की। इस बीच वे फूट डालने की कोशिश भी करते रहे। इसका असर भी हुआ और पॉलीगरों का त्रावणकोर के साथ हुआ गठबंधन टूट गया। जिस यूसुफ खान को कंपनी सरकार ने आसामी बनाया वो स्थानीय निवासी था और बाद में उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। यूसुफ खान भले ही पॉलीगरों पर नियंत्रण करने में सफल रहा, लेकिन बाद में उसने खुद अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया। कई पॉलीगर भी उसके साथ आ मिले। उसने बुलितेवन के साथ भी संघर्ष किया। चूँकि उसे पॉलीगरों का भी समर्थन मिलता रहा, लिहाजा बुले लगातार अपने इलाके खोते गए।
त्रावणकोर की सेना भी यूसुफ की सहयोगी बन गई। लिहाजा दोनों ने मिलकर बुली पर हमला किया। बुलीतेवन ने इसका जमकर सामना किया, लेकिन वो अपने गढ़ नेलकट्टुम सेवल को नहीं बचा सके। पराजय के बावजूद बुलीतेवन तमिलनाडु की जनता के हीरो रहे। विशेष रूप से तिरुनेलवेली और आसपास के इलाकों के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। तिरुनेलवेली का बुलीतेवन पैलेस उनका मुख्यालय था, वहीं उनका जन्म भी हुआ था और उन्होंने अंतिम युद्ध भी यहीं लड़ा था। तिरुनेलवेली में आज भी पूरे समर्पण और सम्मान के साथ हर साल बुलीतेवन की जयंती मनाई जाती है। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज दूसरे दिन तेज वर्षा होने से जल भराव के कारण कई जगहों पर यातायात अवरुद्ध है। मौसम विभाग ने मध्यम और तेज वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में 112.1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने बताया कि दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में तो 11 सेंटीमीटर हुआ है, यानी 110 मिलीमीटर के आसपास। तो हैवी या वेरी हैवी रेनफॉल हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग बार बार ऑरेंज वार्निंग में यही मेंशन कर रहे हैं कि रोड ट्रैफिक, अंडरपास सब केयरफुली सभी लोग ट्रैवल करें। और ये जो हैवी रेन है ये अगले 24 to 36 आवर जो है रेन पेल रहेगा, बट रेन तो रहेगा दिल्ली में। उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश हमारा गुजरात एरिया में हो रहा है। उधर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। उत्तरी भारत में जम्मू और लेह में बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में दोपहर बाद या शाम को बादल घिर सकते हैं। गिलगित में गरज के साथ बौछारें या धूल भरी आंधी आने की संभावना है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजोल, अगरतला, गंगटोक और ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। पोर्ट ब्लेयर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड सुरक्षा नियमों के साथ अनेक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई महीनों के बाद स्कूल फिर से खुले। देश भर में 64 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.51% हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाइडेन ने आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट खोरासान को चेतावनी दी, अमेरिका की कार्रवाई अभी समाप्त नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम तथा क्षेत्र और विश्व में इसके असर पर विचार विमर्श किया।
विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 4 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद पर स्मारक सिक्का जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के बैंक खातों में 8,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।